वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी डिमांड पे यूनिट 1 के क्वेश्चन जो प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद इत्यादि से संबंधित हैं। 20 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो लगभग 20 या 15-20 क्वेश्चन मैं आपके लिए यूनिट 1 और यूनिट 2 से कल बना दूंगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है बताना है। क्या है और क्या नहीं है, आप अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है। शिक्षा जीवन के निचले रूपों से मनुष्य के विकास के उदाहरण है। क्या यह उद्देश्य नहीं है? यह तो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनके परिवेश के अनुरूप होने और उनके अनुकूल होने के लिए सीखने में मदद करना। परिवेश के अनुरूप होने और परिवेश के अनुकूल होने के लिए सीखने में मदद करना, ये भी है परिवेश के अनुरूप होने के लिए प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को विकसित करना। तो जो प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है वो नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए, ये उसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। परिवेश और प्रकृति और जो ये निचले रूपों से मनुष्य के विकास के अवधारणा, ये क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य है। और नैतिक मूल्यों को विकसित करना ये उसका उद्देश्य नहीं है। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित आधुनिक भारतीय शिक्षाविदों में से कौन बहुत अधिक प्रकृतिवादी थे? अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी कृष्णमूर्ति या इनमें से कोई नहीं? तो सभी जानते होंगे। तो जो सबसे अधिक प्रकृतिवादी थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, आप इनकी जो कथन है वो भी जानते होंगे, स्टेटमेंट इन्होंने क्या क्या दिए। नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक प्रोत्साहन देगा? सशक्त विद्यालय शिक्षकों में किन चीज़ों में प्रोत्साहन देगा? स्मृति को, अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धी योग्यता को या प्रयोग करने की प्रवृत्ति को। ठीक है, तो सभी जानते हैं जो सशक्त विद्यालय होगा किसको देगा प्रोत्साहन? प्रयोग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता और परिवर्तन किसके मूल सिद्धांत हैं? जो उपयोगिता और परिवर्तन है ये किसके मूल सिद्धांत हैं? तो ये हैं आपके व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत हैं। उपयोगिता और परिवर्तन सिद्धांत हैं आपके व्यवहारवाद के। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद के अनुसार कौन सा सही है? यहाँ पे ब्लू मत समझना कि ये सही है। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक, तो हमें चार ऑप्शन पड़ेगा और लास्ट में उपयुक्त सभी भी दिया गया है। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक की शिक्षा उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट है, शिक्षा सुखमय होनी चाहिए। ये भी प्रकृतिवाद के अनुसार सही है। शिक्षक में बालक को स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये भी प्रकृतिवाद के अनुसार बिल्कुल सही है। और शिक्षा प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन ई इसमें बिल्कुल सही है। यानी ये चारों ऑप्शन जो हैं प्रकृतिवाद के अनुसार बिल्कुल सही हैं। बालक की शिक्षा उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सुखमय होनी चाहिए, स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करना चाहिए और प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे, ये भी होनी चाहिए। चार ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें नहीं वाला ऑप्शन था कि कौन सा नहीं है, तो हमने किया था कि नैतिक मूल्यों के विकास। तो देखिए नैतिक मूल्यों के विकास की बात इसने यहाँ पे भी नहीं करी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चार बिल्कुल सही ऑप्शन है प्रकृतिवाद के। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? वाटसन, स्किनर, हल और फ्रायड। तो जो आपका फ्रायड है ये क्या है? सिगमंड फ्रायड। ये व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि फ्रायड किससे संबंधित है? सिगमंड फ्रायड अगर व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है तो वो किससे संबंधित है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? प्रकार्यवाद, संयोजनवाद, गेस्टाल्ट या संरचनावाद। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है प्रकार्यवाद, गेस्टाल्ट और संरचनावाद में संयोजनवाद, जिसको आप क्या कहते हैं? कनेक्शनिज्म भी कहते हैं। ये है आपका कनेक्शनिज्म। और यहाँ पे अगर आप इसमें कहीं डिटेल पढ़ेंगे तो ये कंडीशनिंग भी इसका शुरुआत में कहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे संयोजनवाद या कनेक्शनिज्म, इसके इस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी। और जो इसको शुरू किया था ना, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आया था ना, तो जो वाटसन एवं इसका मेन है, वाटसन और स्किन क्या थे? व्यवहारवाद की नींव रखने वाले प्रवर्तक थे। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने ही किया था।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। व्यक्तियों की तर्क संगतता और आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करना। व्यक्तियों को सत्य, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज की ओर मार्गदर्शन करना। तो जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, उसके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक। तर्क संगतता और आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करना, बिल्कुल ठीक। और सत्य, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज की ओर मार्गदर्शन करना, ये भी बिल्कुल सही। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके बिल्कुल सही, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य ये तीनों हैं। मैंने थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश भी करी है, तो ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि आपको इसमें चीज़ें क्लियर भी हो जाएं, ठीक है। नहीं वाली थोड़ा अलग बात होती है ना, तो जहाँ पे उपयुक्त सही है, ये बिल्कुल इसमें तीनों इसके लक्ष्य हैं आदर्शवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन सा दर्शन अनुशासन लागू करता है और बच्चे के हितों के आधार पर सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है? जो कौन सा दर्शन है अनुशासन लागू करता है और बच्चे के हितों के आधार पर सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है? तो आपका जो ये व्यवहारिकतावाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई, कहीं कहीं पे व्यवहारिकतावाद भी इसमें लिखा हुआ है, वैसे क्या है, व्यवहारवाद क्या है आपका, अनुशासन लागू करता है और बच्चों के हितों के आधार पर सामाजिक अनुशासन की वकालत करता है आपका व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रगतिवाद के प्रस्तावक थे? तो शैक्षिक प्रगतिवाद के प्रस्तावक कौन थे? जॉन लॉक, रॉबर्ट स्टीनर, जॉन डीवी या अरस्तु? शायद सभी जानते हैं कि प्रगतिवाद के जो प्रस्तावक कौन थे, वो थे आपके जॉन डीवी, ठीक है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा की शिक्षण अधिगम गतिविधियों को तैयार करने के लिए शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए? छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है। हमें क्या देखना है? छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण अधिगम गतिविधियों को तैयार करने के लिए शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए? व्यवहारात्मक, औद्योगिक या विकासात्मक? तो आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। किसके अनुरूप? छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में 3H का सूत्र दिया था, सभी जानते होंगे 3H। 3H किसने दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रूसो या अरस्तु? तो बता दें आपको, जो 3H का सूत्र दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। अभी 3H क्या क्या थे आप बताएंगे ज़रूर, कमेंट में हमें बताइएगा कि 3H क्या थे। आ भी सकता है कि इनमें कौन सा नहीं है, ठीक है ना। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? अधिगम जो लर्निंग का रिजल्ट है, उस क्या तात्पर्य है उसका? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षण की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना या कक्षा के वातावरण में परिवर्तन। सभी जानते होंगे कि अधिगम का जो प्रतिफल है उसका तात्पर्य क्या होता है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम प्रतिफल कहलाता है। हमें क्या करना है? अधिगम मतलब सीखना है किसने है? बच्चे ने ना। तो बालक के व्यवहार में जब परिवर्तन होगा तो वही क्या हो जाएगा? अधिगम का प्रतिफल हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहारिकता ने किसको जन्म दिया? व्यवहारिकता कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको व्यवहारवाद भी कह सकते हैं। व्यवहारवाद या व्यवहारिकता ने किसको जन्म दिया? तो सभी जानते होंगे कि बुनियादी शिक्षा को नहीं दिया, खेल विधि शिक्षा को भी नहीं दिया, बल्कि किसको दिया? व्यवहारिक परियोजना सी विधि या आपके प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया किसने? व्यवहारिकता ने या व्यवहारवाद ने। ठीक, अब उल्टा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि परियोजना विधि को किसने जन्म दिया? ठीक है, परियोजनावादी को किसने जन्म दिया? परियोजना विधि को यानी प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया व्यवहारवाद ने, और व्यवहारवाद ने या व्यवहारिकता ने जन्म किसको दिया है? परियोजना विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। मैंने यहाँ पे आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद और यथार्थवाद 4 चीज़ें दी हैं और आपको इनको सुमेलित करना है, ठीक है। पहला है आदर्शवाद। क्या है आदर्शवाद? को हम किससे रिलेटेड करेंगे? इसके अनुसार व्यक्ति के परे कोई मूल्य नहीं है, यह विश्व को वस्तु एवं पदार्थ के अर्थ में मानता है, मड और विचारों का संसार स्थायी, नियमित और सुव्यवस्थित है, किसी
विचार का मूल्य उसके परिणामों में निहित है। तो आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद के अनुसार ऑप्शन यहाँ पे आदर्शवाद में आपके आ जाएगा, थोड़ा सा ये है, इसका ऑप्शन 3 है। यानी आदर्शवाद के अनुसार मन और विचारों का संसार स्थायी, नियमित और सुव्यवस्थित है। ये कहेगा आदर्शवाद या रियलिज्म। दूसरा है प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद क्या कहेगा? प्रैग्मेटिज्म शायद यही है। तो इसके अनुसार क्या है? किसी विचार का मूल्य उसके परिणामों में निहित है। किसी विचार का मूल्य उसके परिणामों में निहित है, ये कहेगा आपका प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर है आपका अस्तित्ववाद। ये अस्तित्ववाद क्या कहता है? व्यक्ति के परे कोई मूल्य नहीं है, ये बात करेगा आपके अस्तित्ववाद। और जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद क्या कहता है? यह विश्व को वस्तु एवं पदार्थ के अर्थ में मानता है। ठीक है, तो यथार्थवाद किसकी बात करता है? वस्तु एवं पदार्थ के अर्थ में मानता है विश्व को। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, तो ए का 3 यहाँ पे, बी वाले का 4, सी वाले का आपका 1 और डी वाले का 2। यानी आदर्शवाद विचार का मूल्य परिणामों में निहित की बात करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार नंबर 3 है ना, मन और विचारों का संसार स्थायी, नियमित और सुव्यवस्थित है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी विचार का मूल्य उसके परिणामों में निहित है। अस्तित्ववाद के अनुसार व्यक्ति के परे कोई मूल्य नहीं है। और यथार्थवाद विश्व को वस्तु एवं पदार्थ के अर्थ में मानता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। याद है तो अच्छी चीज़ें हैं, नहीं तो कहीं से अगर आपको डिटेल बुक है तो बहुत अच्छी बात है। दर्शन शास्त्र का वो सिद्धांत जो खेल का समर्थन शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग के रूप में करता है। खेल का समर्थन करता है शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग के रूप में। शायद इसका आंसर सभी जानते होंगे। तो वो आदर्शवाद भी नहीं है, व्यवहारवाद भी नहीं है, अस्तित्ववाद भी नहीं है, वो क्या है? आपके प्रकृतिवाद है, जो क्या करता है? खेल का समर्थन करता है शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग के रूप में। ठीक है ना, यही होना चाहिए इसका आंसर। खेल का समर्थन शैक्षिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग के रूप में करेगा प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है लॉक के अनुसार ज्ञान का मुख्य कारक है। जो लॉक हैं, लॉक कहते हैं कि ज्ञान का मुख्य कारक क्या है? दिमाग, भौतिक पदार्थ, विचार या इनमें से कोई नहीं। तो लॉक के अनुसार जो ज्ञान का मुख्य कारक है वो क्या है? विचार या आपके क्या है? आइडिया। ठीक है, तो लॉक के अनुसार ज्ञान का मुख्य कारक क्या है? विचार या आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, यह कथन किससे संबंधित है? शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है जेम्स रॉस, जॉन एडम्स, जॉन ड्यूई या फ्रोबेल। ठीक है, ये डीवी होगा यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, यह कथन संबंधित है आपकी जॉन एडम्स से। ठीक, और एक और 2 क्वेश्चन शायद और हैं। दर्शन शास्त्र की उस शाखा का नाम बताइए जिसने प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया। अभी क्वेश्चन मैंने आपसे पहले बोला भी था कि जो परियोजना विधि थी, है ना, तो प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादन किया वो कहाँ से आया? व्यवहारिकतावाद। यानी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा आपके व्यवहारिकतावाद या आपका ये है व्यवहारवाद। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन की पद्धति का प्रतिपादन किया आपके व्यवहारवाद में, यानी बिहेवियरलिज्म में। ठीक, और एक शायद और क्वेश्चन लास्ट है, किसने स्कूल उद्यानों को बढ़ावा दिया? रूसो, मोंटेसरी, जॉन मारियो मोंटेसरी, है ना, और जॉन डीवी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। रूसो, मोंटेसरी और जॉन डीवी सभी ने स्कूल उद्यानों को आपके बढ़ावा दिया। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो गांधी वगैरह आते हैं, गांधी किससे संबंधित है? मुख्यतः गांधी आपकी आदर्शवाद से संबंधित हैं। एक थोड़ा सा हो सकता है आपको पीडीएफ में कुछ, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और थोड़े से आपको पीडीएफ में ये जो मुख्य आपके सिद्धांत हैं, ये प्रकृतिवाद वगैरह वगैरह, और इनके जो प्रतिपादक हैं उनका और उन्होंने क्या क्या नियम दिए, ये आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा।